नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज हम पहली एंग्लो मराठा वॉर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई और उसके बाद मुगल एम्पायर का पतन शुरू हो गया। ऐसे में मराठास एक नई पावर के रूप में उभरे और एक समय ऐसा भी था जब ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत में मराठा का ही ध्वज लहराने वाला है। इस बीच में 1761 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस ने मराठा की आर्मी को बुरी तरह हरा दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे मराठा आर्मी के लोग मारे भी गए और साथ में इनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो जब इस हार की खबर मराठा के पेशवा बालाजी बाजीराव को मिली तो उनकी शौक के कारण डेथ हो गई। लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव के बाद उनके बेटे माधवराव वन ने गद्दी संभाली और माधवराव वन भी काफ़ी एफिशिएंट रूलर थे। तो उनके समय में मराठास ने अपनी काफ़ी सारी खोई हुई टेरिटरीज जो उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत के बाद खो दी थी वो उन्हें वापस पाने में सफल रहे। अब इस समय में क्या हुआ कि अंग्रेज बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद भारत के अंदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पावर बनते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मराठास भी वापस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर बन रहे थे। तो इन दोनों पावर के अंदर टकराव होना तय ही था एक तरीके से। ऐसे में क्या होता है कि माधवराव वन की डेथ हो जाती है। अब माधवराव वन की डेथ के बाद मराठा कैंप के अंदर एक पावर टसल शुरू हो जाता है। माधवराव वन की कोई संतान नहीं थी, तो माधवराव वन के बाद उनका भाई नारायण राव पेशवा बना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव भी पेशवा की गद्दी पे बैठना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ मिलकर एक साजिश रची। इस साजिश के साथ उन्होंने नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद पेशवा बन के बैठ गए। अब हुआ ये कि मराठास के अंदर ही एक फैक्शन बन गया था और जिसके अंदर 12 मराठा चीफ्स थे और इन्हें 12 भाई के नाम से जाना जाता था और इनके लीडर थे नाना फडनाविस। ये नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव पेशवा बने, ये पावर अपने हाथ में चाहते थे। तो हुआ ये कि जो नारायण राव की विडो थी, यानी कि उनकी जो बीवी थी, वो जिस समय नारायण राव की डेथ हुई उस समय वो गर्भवती थी और नारायण राव की डेथ की थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था माधवराव टू, जो कि लीगली भी अगला पेशवा बनना था। तो यहाँ पर ये जो 12 मराठा चीफ्स की फैक्शन थी, 12 भाई फैक्शन, इन्होंने इस नए जन्मे बच्चे को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तो इसकी जगह पे इन्होंने एज रीजेंट रूल करना स्टार्ट कर दिया, जिसके जो हेड थे वो थे नाना फडनाविस। रघुनाथ राव इस बात को मानने से उन्होंने स्वीकार नहीं किया इस बात को और उन्होंने इनके साथ लड़ाई की और उस लड़ाई में वो हार गए और हारने के बाद वो भागकर पहुंच गए इंग्लिश के पास, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की 1775 में। अब हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा एम्पायर या मराठा की टेरिटरीज में इंटरेस्ट किस लिए था। तो वैसे तो नॉर्मली भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को टेरिटोरियली एक्सपेंड करना चाह रही थी, क्योंकि अब बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद उनको वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो वो और ज़्यादा भारत के अंदर एक्सपेंड करना चाहते थे। उसके अलावा उनके मराठा की टेरिटरीज में काफ़ी सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे। वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से थे कि मराठा की टेरिटरीज में एक आता था मालवा का एरिया। अब मालवा को मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखा देता हूँ। ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये है मालवा का एरिया। इस एरिया की एक खास बात थी, ये भारत के अंदर बेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया था। ओपियम मतलब जिसे हिंदी में हम अफीम बोलते हैं। और इस अफीम की, ओपियम की, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस ओपियम को भारत से ले जाकर बेचती थी चाइना, जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी इस एरिया पे कंट्रोल करना ताकि वो ओपीएम की ट्रेड को कंट्रोल कर सके। साथ ही इस समय तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 1760s के आसपास स्टार्ट हुआ था, यानी कि लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते इंग्लैंड के अंदर काफ़ी सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यानी कपड़ों की फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी। ये फैक्ट्रीज थी लंकाशायर में और मैनचेस्टर में। इन फैक्ट्रीज को फिनिश प्रोडक्ट्स यानी कि कपड़े बना के बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में रॉ कॉटन की ज़रूरत होती थी। और ये कॉटन इनको ज़्यादातर इंडिया ही सप्लाई करता था। और इंडिया के अंदर भी मेनली कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती थी। और जो मराठास का एरिया था, मैं आपको फिर से मैप में दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना महाराष्ट्र का, इस एरिया में, इस पूरे एरिया में ब्लैक सॉइल होती है। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये रॉ कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ये जो एरिया था ये मराठास के पास था, तो इसके ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल चाहती थी। तो इन सब कारणों के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव की हेल्प करने की कोशिश की और उन्होंने उनके साथ की थी ट्रीटी ऑफ सूरत। अब हम आते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या शर्तें थी। तो ट्रीटी ऑफ सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार कर लिया और उनको उनसे बदले में टेरिटरीज ले ली, सालसेत और बसीन की। और साथ ही सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट से जो रिवेन्यू आना था उसका भी कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना था। साथ ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर्स प्रोवाइड करने की बात की। लेकिन हुआ ये कि ये जो संधि हुई थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने की थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। इनमें से बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने ये ईस्ट इंडिया मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने रघुनाथ राव के साथ 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत की। लेकिन इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था जिसके अकॉर्डिंग जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी का एक तरीके से लीडर डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी अब से बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थी और वो बिना बंगाल प्रेसिडेंसी की इजाज़त के अपने आप से किसी और के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकती थी। तो ये जो खबर, जो सूरत की संधि की खबर जब वारन हेस्टिंग्स के पास पहुंची, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने और उनके साथ कलकत्ता के काउंसिल ने मिलके इस ट्रीटी को रद्द कर दिया। और वारन हेस्टिंग्स ने कॉलोनल उपटन को भेजा पुणे मराठास के साथ बातचीत करने के लिए। और उन्होंने बातचीत करके ये निर्णय लिया कि मराठास के साथ वो लड़ाई नहीं करना चाहते। और उसके साथ ही एक नई ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में रघुनाथ राव के पेशवा का जो टाइटल था उसको रिनाउंस कर दिया गया, मतलब अब वो पेशवा नहीं माने जाएंगे और उन्हें पेंशन देके रिटायर माना गया। और लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रघुनाथ राव को शरण देके रखी। वहीं दूसरी ओर मराठास डिमांड कर रहे थे कि रघुनाथ राव को उनको सौंप दो। तो इसके बाद मराठास और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में टेम्परेरीली एक तरह का पीस हो गया। लेकिन हुआ ये कि इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में एक शर्त ये भी थी कि मराठास फ्रेंच के साथ डील नहीं करेंगे, यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके साथ वो किसी भी तरीके की संधि नहीं करेंगे। तो 1777 में क्या होता है, नाना फडणवीस जो इस समय के एक तरीके से जो जिनके पास असली पावर थी मराठा की, उन्होंने फ्रेंच को परमिशन दे दी एक पोर्ट को सेटअप करने की वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ब्रिटिशर्स ने इसे ट्रीटी का उल्लंघन माना और बदले में उन्होंने पुणे पे लड़ाई करने के लिए अपनी सेना भेज दी। तो यहाँ पर एक बैटल ऑफ वडगांव हुआ पुणे के करीब। यहाँ पर मराठास ने महाजी शिंदे की लीडरशिप में इंग्लिश को बुरी तरह हरा दिया और इंग्लिश की यहाँ पे काफ़ी बुरी तरह हार हुई।
और इंग्लिश को यहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। और उसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ वडगांव। ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुई 1779 में। ट्रीटी ऑफ वडगांव के अनुसार बॉम्बे गवर्नमेंट को जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने मराठा से जीती थी 1775 से अब तक, वो सब उन्हें मराठास को वापस करनी पड़ी। तो अब यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे इस समय, जैसे ही उनके पास ये खबर पहुंची कि हमारी आर्मी मराठा से बुरी तरह हार गई है और उन्होंने एक इतनी शर्मनाक ट्रीटी साइन किया, तो उनको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव को एक्सेप्ट नहीं किया और एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने बंगाल से बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हेल्प करने के लिए भेज दी। उसके बाद काफ़ी सारे बैटल्स हुए जिनमें कोई डिसाइसिव नतीजा नहीं निकल पा रहा था। और इस समय ही क्या हो रहा था कि साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1782 के आसपास मैसूर के साथ भी लड़ाई कर रही थी। इस समय क्या चल रहा था, मैसूर के साथ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो अल्टीमेटली मराठास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारी पड़ रहे थे, तो उन्होंने मराठास के साथ अल्टीमेटली शांति समझौता किया और यहाँ पर मराठास की एक तरीके से इधर यहाँ पे जीत मानी गई। तो ये लड़ाई ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ 1782 में। और इस ट्रीटी ऑफ सालबाई की जो कंडीशंस थी वो कुछ इस तरीके से थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी सालसेट और बरोच रहा। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया अगर मराठास हैदर अली पर अटैक करते हैं मैसूर के, तो ब्रिटिशर्स मराठास का सपोर्ट करेंगे। साथ ही मराठास ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी और कोई टेरिटरीज अब वो फ्रेंच को नहीं देंगे, क्योंकि फ्रेंच ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। यहाँ पे रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई 3 लाख रुपए की, और जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने जीती थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, वो सब उन्हें मराठास को वापस लौटानी पड़ी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने माधवराव टू को पेशवा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये थी पहली एंग्लो मराठा वॉर। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये थी कि इसके बाद इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगले 20 साल तक मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो गया। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।